ईटीवी भारत की खास पेशकश नेताजी नॉन पॉलिटिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। काम बोलता है और काम के साथ ही जो शख्सियत है वो खुद ब खुद बयां करती है कि उनकी ज़िंदगी चाहे राजनीतिक पहलू के मुताबिक हो या फिर उससे परे, आप देखेंगे तो आप इन्हें अपने करीब पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है टीकाराम जूली जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। जूली साहब, जब आपकी बात होती है तो सबसे पहले चर्चा वही आती है जिला परिषद की। कम उम्र में सदस्य बने और फिर जिला प्रमुख भी सबसे कम उम्र के उस वक्त बने। वो जो शुरुआत थी, क्योंकि पिताजी ठेकेदार थे, अपना काम कर रहे थे, आपने भी जो तालीम ली, विधि की ली और फिर राजनीति में आपका आना हुआ, ये सारा किस्सा कैसे बैठा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। पिताजी उस समय सरपंच थे और गांव के अंदर एक छोटा सा काम शुरू किया था, जो उन्होंने उसको बहुत आगे तक बाद में एक्सपोर्ट तक पहुंचाया जी। क्योंकि मेरे पिताजी भी कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं थे। शहरों के अंदर मजदूरी करते थे और मजदूरी करते करते सेना के अंदर गए। सेना से रिटायर होने के बाद अपना काम शुरू किया और वो काम इस इलाके के लिए तो एक बहुत नई चीज़ थी और फिर मैं उसमें हाथ बटाने लगा जी। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि अलवर की जिला प्रमुख की सीट रिजर्व हुई और मुझे मौका मिला। मैं राजनीति में आना भी नहीं चाहता था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था मेरे पास, लेकिन जो ऊपर वाले ने तय कर रखा है उसको कोई रोक नहीं सकता। विधि का विधान। और विधि का विधान है। उसके बाद मैं राजनीति में आया, जिला प्रमुख बना और जिला प्रमुख बन के आप लोगों के विधायक, मंत्री और फिर नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचे। राजनीतिक गुरु फिर कैसे मानते हैं? कौन ऐसा व्यक्तित्व रहा जिन्होंने प्रभावित किया और आपको इस राजनीति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए उनको आप मानते हैं कि श्रेय देंगे? राजनीति के रूप में हम बात करें तो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था कि जब मैं जिला प्रमुख बना और जब विधायक की बात आई तो उन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया। और राजनीति में लेके आने की बात करें तो डॉक्टर जसवंत यादव जी थे, वो शुरू के अंदर मुझे राजनीति के अंदर लेके आए थे। आपने तालीम भी अच्छी हासिल की, BA किया, LLB की, फिर DLED की आपने। तो ये जो सफ़र है, तो लॉ के स्टूडेंट के रूप में भी आपने सोचा था कभी कुछ करियर बनाएंगे? राजनीति में आने से पहले क्या विचार था? नहीं, लॉ मैंने MLA बनने के बाद में की और लॉ इसलिए की कि मेरे को अधिक से अधिक जानकारी हो, नियमों की हो, कानूनों की हो। जब जनता की हक की बात कर रहे हैं तो कम से कम पहले हमें तो सारे नियम कानूनों का पता होना चाहिए जी। तो इसलिए मैंने लॉ की थी। वो सीखने की ललक आप में रही। जी। मैं तब भी चाहता हूँ कि अभी किसी विषय को लेकर मैं PhD भी करूँ उस विषय पे। क्या मजबूरी है, नहीं कर पाते? समय की बड़ी दिक्कतें हैं। समय का जो सबसे पहले जो कहीं कटौती होती है वो खुद के ऊपर ही होती है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुके हैं हम तो सबसे पहले पब्लिक का काम, उसके बाद अगर कोई समय बचता है तो फिर खुद का काम। आमतौर पर हम देखते हैं लोगों के लिए सरकारी नौकरी का प्रेम रहता है, एक दलित होना, फिर ऊपर से शिक्षित होना। मन में कभी वो भाव नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, कंपटीशन करूं, पढ़ने में ब्राइट रहे, बाकी चीज़ें रही, हालात ठीक थे, कमजोरियां नहीं रही? नहीं, पहले कभी इच्छा थी बचपन में कि मैं पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनूं, लेकिन पिताजी का बिजनेस सेट था और मुझे ही संभालना था जी। तो बाद में तो मेरे कभी दिमाग में नहीं आई और न मैंने कभी किसी को ये कहा कि आप सर्विस के अंदर जाओ। मैंने तो जब भी मेरा मौका मिला, किसी की मदद करने का समय आया, तो मेरे प्राथमिकता यही रहती थी कि उसका बिजनेस शुरू कराऊं, ताकि वो खुद बिजनेस करेगा तो उसका तो काम होगा ही होगा, लेकिन उससे 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को और जो है रोजगार मिलेगा, तो और ज़्यादा लोगों को वो रोजगार दे सकता है। सर्विस करेगा तो खुद ही खुद रहेगा। जिला प्रमुख रहते रहते ही आप विधायक बन गए थे।
वो किस्सा क्या रहा कि आपको ये अप्रोच किसकी तरफ से किया गया, क्या स्थितियां बनी कि आप पंचायत का छोड़कर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में दाखिल हो गए? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब ऊपर वाले ने तय कर रखा था। नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी अलवर ग्रामीण, उससे पहले अलवर ग्रामीण कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती थी जी, और रिजर्व हुई और मुझे मौका मिला। मेरी कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी। दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं कि एक तो ये ठीक है भाई मिल जाए, ठीक है, और एक ही होता है कि आदमी जो हमारी देसी भाषा में कहते हैं कि मरना मान देता है कि मेरे को तो बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। वो नहीं थी। ईमानदारी से मैंने जिला प्रमुख के पद पे मैंने सेवा की और पहले दिन से मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा, जैसी नीयत वैसी बरकत, और मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले। वो चीज़ मुझे आज भी याद है। फिर मंत्री भी बने। मंत्री के तौर पर आपका क्या अनुभव रहा, क्योंकि वो फिर हर चीज़ फेज बाय फेज आपको मिलती रही है, हर सीढ़ी चढ़ते गए, नए मुकाम के साथ कामयाबी आपके साथ रही? देखिए, मंत्री बना, उसके बाद कैबिनेट मंत्री भी बना। मंत्री की मैं कोई वही बात है कि मैं कोई बहुत अप्रोच नहीं कर रहा था कि मैं मंत्री बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। पार्टी ने मौका दिया मुझे। उससे पहले जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। तो मेरा काम देखा, संगठन के लोगों ने काम देखा जी। और सब लोगों का ये था कि भाई ये अच्छा वर्कर है तो इसको मौका मिलना चाहिए। तो मुझे मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और मुझे लेबर डिपार्टमेंट मिला। मैंने लेबर के अंदर जिस प्रकार से काम किया, कोई शायद सोच नहीं सकता है लेबर डिपार्टमेंट कोई शर्त नहीं रही, क्योंकि आमतौर पर राजनीति की जब बात करते हैं तो शर्तों का जिक्र होता है, उसमें बात आती है, बड़े नेताओं की बात होती है, ड्राइंग रूम के किस्से होते हैं, बंद कमरों के किस्से होते हैं। कभी आपके सामने किसी की शर्त नहीं रही नहीं। या फिर कभी ऐसा नहीं रहा, सब कुछ आसान रहा आपके लिए? सब कुछ आसान रहा, कभी कोई शर्त नहीं रही, न कभी कोई किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन की कोई बात रही। हमेशा मैंने सेवा को सर्वोपरि रखा और उस आधार पे काम किया। चाहे मैं स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मंत्री की बात होने की हो, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। जूली साहब, राजनीतिक सफर में सबसे बड़ा मुकाम अभी आपके दल में देखे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, ये सफर आपके लिए कैसा रहा, कितनी चुनौतियां रही? देखिए, चुनौती की हम बात करें तो मुझे पॉलिटिकल रूप से कभी कोई इस प्रकार की चुनौती महसूस नहीं हुई। लेकिन चुनौती ये है कि इस पद के साथ मैं न्याय क्या करूं, ये चुनौती मेरे सामने रोजाना रहती है कि मेरा जो पद है ये जनता की आवाज उठाने का है। विधानसभा में धरना दिया, प्रदर्शन किया, आप आगे रहे, नुमाइंदगी की, मॉर्निंग वॉक करते हुए भी नजर आए, पूरी रात सदन में गुजारी। तो वो जो खट्टे मीठे अनुभव हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अंदर क्या चलता है तब? अंदर यही चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक हमारे बारे में क्या सोच रही है, पब्लिक की परसेप्शन हमारे लिए क्या बन रही है, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं जी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उसमें, क्योंकि इन दिनों मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति के अंदर काफ़ी गिरावट आई है। जो परंपराएं रही हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं और संवैधानिक पदों पे या जिम्मेदारी पदों पे, आज मान लो मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, विपक्ष का ही हूँ, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं उनका निर्वहन नहीं करूँ, जनता का कोई क्वेश्चन है उसको उठाऊँ नहीं, सरकार की भाषा बोलने लग जाऊँ, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपकी इतनी मसरूफ जो जिंदगी है, परिवार पर आता हूँ, पत्नी बच्चे, कभी शिकायतें रहती होगी समय नहीं मिलता? ये सब ऊपर वाले की देन है कि आज तक जो है मुझे, चाहे मेरी माँ हो, चाहे पिताजी हो, पत्नी हो, भाई हो, बच्चे हों, सबका हमेशा सहयोग, उन सब ने धीरे धीरे अपने जो ज़िंदगी है उसको इस हिसाब से ढाल लिया है कि हमें जो है इनको, आपको नहीं लगता कि नहीं बेटियां हैं तो वक्त बिताऊं साथ में? लगता है चाह के भी नहीं बिता पाते।
बड़ी मुश्किल से कभी कोई बर्थडे एनिवर्सरी कभी कोई आती है तो ये है कि एक साथ डिनर हो जाता है या बैठ लेते हैं, उसमें भी 50-50 रहता है। कभी एक दिन पहले केक काटते हैं, कभी 2 दिन बाद केक काटते हैं, जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से कर लेते हैं। जी। कभी आपकी जो निजी ज़िंदगी है वो सामने पर्दे पर इतनी नहीं आई, परिवार हमेशा पीछे ही रहा, लोग अक्सर देखते हैं तस्वीरों में राजनेता साथ लेकर चलते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मेरे परिवार के लोग साथ रहते हैं। मेरी वाइफ जो है मेरी गैर मौजूदगी में काफ़ी जगह प्रोग्राम भी अटेंड करती है, इलेक्शन में पूरा 1 महीने रहती है। मेरे ब्रदर जो है वो मेरे पीछे से काम संभालते हैं, क्योंकि एक टीकाराम जूली सिर्फ फ़ोन सुनने को चाहिए, एक टीकाराम जूली सिर्फ लोगों को मिलने के लिए चाहिए, एक टीकाराम जूली शादी ब्याह सुख दुख अटेंड करने के लिए चाहिए। अब 3-3 4-4 टीकाराम जूली जनता को चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता होती है, जो मेरा परिवार राजनीति पे घर में चर्चा होती है पत्नी से, बेटी ना? कभी चर्चा नहीं होती। कभी बच्चों ने कभी की? कोई ऐसा इश्यूज कभी कोई इस प्रकार का बन जाता है तब कर लेते हैं। कोई ऐसा किस्सा जो सुनाना शेयर करना चाहे, जिस पर बात हुई हो, डिनर टेबल पे आपसे पूछा गया हो? नहीं, ऐसा तो कभी कोई खास नहीं, पर जैसे अभी जो मंदिर प्रकरण हुआ था उसमें जरूर जो है घर में चर्चा हुई कि किस प्रकार की बात है, क्योंकि घर का कभी माहौल इस प्रकार का कभी रहा नहीं कि बाहर की चीज़ें अंदर आएँ, क्योंकि बच्चे पढ़ाई में मस्त हैं और बाकी सब लोग अपने अपने काम में हैं। आपका सरनेम भी काफ़ी अलग है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे तो कोई राज नहीं है। जूली मेरा प्यार का नाम था जी, और मुझे सब जूली के नाम से ही जानते थे पूरे गांव के अंदर। लेकिन जब स्कूल में जो नाम था वो टीकाराम था, और गांव में टीकाराम के नाम से अगर आप मेरे को पूछने जाओ तो आपको मना ही कर देंगे कि टीकाराम नाम का कोई बच्चा जो है इस गांव में नहीं है। सब जूली के नाम से ही जानते थे, और कोई अगर स्कूल से भी आ गया और वो पूछ ले कि टीकाराम कौन है, तो कोई नहीं बता सकता था। जब मैं राजनीति में आया तो जूली जो नाम था वो ज़्यादा पॉपुलर था, तो फिर मैंने जब मेरा पहला जिला परिषद का फॉर्म भरा तो टीकाराम उर्फ जूली करके मैंने फार्म भरा जी। फिर टीकाराम ब्रैकेट में जूली किया, और फिर बाद में टीकाराम जूली को वो ब्रैकेट भी हट गया और वो टीकाराम जूली एक ही नाम हो गया, चर्चित हो गया। और चूँकि मैं समझता हूँ जूली नाम की महिमा है कि सब लोग आज भी, वैसे ही भले ही लोग बात करते हो अखबार में टीवी पर, उसमें टीकाराम जूली बोलते हो, मेरे इलाके में अलवर में सब आज भी मुझे जूली बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं जूली आ गया, जूली आ गया, जूली आ गया, इस प्रकार की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये नाम बस ऐसे ही दिल के करीब है। दिल के करीब है। ऐसी कोई हसरत जो आप चाहते हैं कि अब तक नहीं कर पाए, वो काम आप राजनीति में रहकर करना चाहते हैं, चाहे प्रदेश के लिए हो चाहे अपनी जनता के लिए हो? देखिए, दिल में एक पीड़ा रहती है कि आज भी जैसे बहुत सी स्कीमें हैं उनकी जानकारी लोगों को नहीं है। बहुत से स्कीमें हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ज़बरदस्ती अन्याय सहना पड़ता है, उनको संभालने वाला, देखने वाला वो नहीं है। मेरी तो इच्छा यही है कि राजनीति साफ सुथरी हो और सब लोगों को उनका हक मिले। एक आखिरी सवाल, शारीरिक चुनौतियों को लेकर लोग अक्सर हथियार बनाते हैं और बात करते हैं, लेकिन आपने कभी अपनी शारीरिक चुनौतियों का जिक्र नहीं किया, कभी इसे आपके काम में आड़े नहीं आने दिया। ये शक्ति कहाँ से आई? ये प्रेरणा भी लोगों को मिल सकती है। लोग जानना चाहेंगे कि क्या कभी इस बात का एहसास आपके मन में रहा, कभी आपको कमज़ोरी महसूस हुई, या फिर हमेशा आपको ये कमज़ोरी ताकत के रूप में मिली? देखिए, मुझे आपने सही कहा, ये कई बार एक कमज़ोरी महसूस भी होती थी। जब मैं पढ़ता था, छोटा था, कई बार कोई ऐसे ही कह देता कि लंगड़ी है यहाँ, ये इस प्रकार के जो बड़ी अंदर तक पिंच करती थी। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को, क्योंकि सब साथी थे, उन्होंने जो हमेशा हौसला दिया, और विशेष रूप से मेरे पिताजी ने जो है वो यही कहते थे, बेटा तेरे बहुत ज़्यादा पैर खराब हो गया था, लेकिन इलाज कराया। से या बचपन से ही? मैं जब 1 साल का था, मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे से अगले दिन मेरे बुखार हुआ
और बुखार होने की वजह से डॉक्टर ने बुखार में इंजेक्शन लगा दिया, तो फिर ये पैर मेरा ख़राब हो गया। लेकिन पिताजी ने बहुत दिखाया और लगभग 75% जो है ये ठीक हो गया। कुछ कमी रह गई, तो मैं तो कभी इस चीज़ को मानता ही नहीं, कभी नहीं मानता। और मैं समझता हूँ बहुत से लोग मैं ऐसे देखता हूँ जिनके दोनों पैर ही नहीं है, जिनके दोनों हाथ ही नहीं है, जिनके एक पैर नहीं है या एक हाथ नहीं है या एकदम ब्लाइंड है, उसके बावजूद भी वो बड़े बड़े पदों पे भी पहुँचे हैं, बड़े बड़े पदक भी लेके आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये नॉर्मल सी बात है और मैं इसको कभी न मेरा हथियार बनाना चाहता। समय की पाबंदियां हैं, छोटी सी मुलाकात थी, कोशिश की कि उन अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाया जाए। ये शख्सियत कहती है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो फिर मन चंगा रखिए, आपकी जीत निश्चित होगी। टीकाराम जूली की शख्सियत बयां यही करती है कि चाहे राजनीति हो या फिर गैर राजनीतिक जीवन, किरदार बदलना नहीं चाहिए।